आज हमारे पास दो बहुत ही अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए स्रोत हैं। एक तरफ है एक एजुकेशनल वीडियो की स्क्रिप्ट और दूसरी तरफ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफेशनल प्रोफाइल। सुनने में शायद ये थोड़ा सूखा लगे, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो कहानी बनती है वो कमाल की है। ये कहानी है एक मुफ्त एजुकेशनल ऐप की और उस इंसान की जिसने इसे बनाया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कोई अपनी अच्छी खासी नौकरी और कारोबार के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से मुफ्त में कुछ क्यों बनाएगा। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये तो बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन है। अक्सर हम किसी ऐप को सिर्फ उसके फीचर से जानते हैं, डाउनलोड किया, इस्तेमाल किया और बस। लेकिन उसके पीछे की सोच, मतलब बनाने वाले का सफर, वो जानना कहीं ज्यादा दिलचस्प होता है। या हमारे पास मौका है कि हम सिर्फ ऐप का रिव्यू ना करें बल्कि उसके डीएनए को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है हमारे पहले स्रोत से। जी। इसमें एक टीचर हैं जो बड़े जोश में बता रही हैं कि कैसे वो प्ले स्टोर पर अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छे ऐप्स ढूंढ रही थीं। और उनकी नजर रविकांत ऐप पर पड़ी। टीचर के मुताबिक नाम सुनकर उन्हें लगा कि शायद ये किसी का पर्सनल ब्लॉग या पोर्टफोलियो ऐप होगा। हाँ, नाम से तो यही लगता है। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो वो हैरान रह गई। हैरान होना लाजमी भी है, क्योंकि ऐप एजुकेशनल कंटेंट का एक तरह का खजाना था। और सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि बहुत सलीके से सजाया हुआ खजाना। हर क्लास के लिए अलग सेक्शन जिसमें पीडीएफ नोट्स, ऑडियो लेक्चर्स और वीडियो क्लासेस भी। हाँ, वीडियो क्लासेस भी। मतलब ये नहीं कि बस कुछ नोट्स डाल के छोड़ दिया गया। इस पर बाकायदा मेहनत की गई थी। हाँ, और टीचर का जो रिएक्शन था वो किसी भी प्रोडक्ट बनाने वाले के लिए एक सपने जैसा है। वो कहती हैं, मुझे ये ऐप इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाकर अपने सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताऊं। मतलब ये किसी विज्ञापन से नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी से पैदा हुआ उत्साह है। बिल्कुल। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अगले सीन में आती है। और यही वो चीज है जो इस ऐप को आज के एडटेक मार्केट की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। टीचर्स साफ साफ कहती हैं, यहाँ के सारे कंटेंट्स बिल्कुल फ्री हैं। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं। कोई हिडन चार्ज नहीं, बस डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पूरी तरह से मुफ्त। आज के जमाने में ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। जहां अरबों डॉलर की कंपनियां बच्चों को पढ़ाने के लिए तरह तरह के सब्सक्रिप्शन मॉडल बेच रही हैं। सही बात है। कोई चीज फ्री भी होती है तो उसमें 100 शर्तें होती हैं। पहले 3 दिन फ्री, बेसिक फीचर्स फ्री। हाँ। यहाँ तो सब कुछ मुफ्त होने का दावा है। मन में फौरन सवाल आता है कि आखिर इसके पीछे कौन है और कोई ऐसा क्यों करेगा। सही पकड़ा आपने। और यही सवाल हमें हमारे दूसरे स्रोत तक ले जाता है, डेवलपर रविकांत की प्रोफेशनल प्रोफाइल। क्योंकि जब कोई चीज इतनी अच्छी हो कि सच न लगे, तो उसके पीछे की कहानी जानना और भी जरूरी हो जाता है। क्या ये किसी बड़ी कंपनी का सीएसआर प्रोजेक्ट है, या किसी शौकिया डेवलपर का जुनून, या फिर कुछ और ही बात है? तो चलिए इस डेवलपर के सफर को देखते हैं। प्रोफाइल के मुताबिक कहानी शुरू होती है 2009 में। रविकांत ने सॉफ्टटेक इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। अच्छा। वहां वो सीआरएम सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे। यहां थोड़ा रुकते हैं। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये वो सिस्टम होते हैं जो बड़ी कंपनियां अपने ग्राहकों की जानकारी, उनकी पसंद नापसंद और उनसे हुई सारी बातचीत का रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं, ताकि उन्हें बेहतर सर्विस दे सकें। बिल्कुल। और ये काम वो .NET टेक्नोलॉजी पर कर रहे थे, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही पॉपुलर और मजबूत फ्रेमवर्क है, जिस पर बड़े और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। मतलब उनकी शुरुआत एक ठोस टेक्निकल बुनियाद के साथ हुई। एक टिपिकल आईटी प्रोफेशनल वाली शुरुआत। हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, यही मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि 2012 में उनकी प्रोफाइल एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। वो ये अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी, जहां शायद पैसा और ग्रोथ दोनों थे, उसे छोड़कर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में काम करने चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आमतौर पर लोग इसका उल्टा करते हैं। ये तो करियर के लिहाज से एक बहुत बड़ा जोखिम लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक नौकरी बदलना नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता का बदलना है। सोचिए, जब कोई डेवलपर कॉर्पोरेट के एयर कंडीशन ऑफिस से निकलकर बिहार के सिवान जैसे जिले में एक आईटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है, तो वो सिर्फ कोड नहीं लिख रहा होता, वो जमीनी हकीकत देख रहा होता है। हाँ, वो देख रहा होता है कि टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी कमी मरीजों की देखभाल पर, सरकारी योजनाओं के असर पर कितना बड़ा फर्क डाल सकती है। और प्रोफाइल में लिखा है कि वो BTST का हिस्सा थे
और इस प्रोजेक्ट को DFID यूके का भी समर्थन था। ये क्या है? ये बहुत जरूरी जानकारी है। BTST यानी बिहार टेक्निकल असिस्टेंट सपोर्ट टीम। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को DFID यानी यूके सरकार का अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग सपोर्ट कर रहा था। अच्छा। इसका मतलब ये है कि ये एक बड़े पैमाने का अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना था। तो ये कोई छोटा मोटा सरकारी काम नहीं था? बिल्कुल नहीं। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया होगा कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सीधे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अनुभव आपको कॉर्पोरेट ऑफिस की मीटिंग्स में नहीं मिलता। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2014 में वो केयर इंडिया से जुड़ गए। ये तो एक बहुत बड़ी ग्लोबल NGO है। हाँ, केयर इंडिया 120 से ज्यादा देशों में काम करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, हर क्षेत्र में। तो पहले बिहार में राज्य स्तर पर जमीनी काम, और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय NGO के साथ जुड़ना। बिल्कुल। इससे उनका अब नजरिया और भी बड़ा हुआ होगा। उन्होंने समझा होगा कि जो समस्याएं सीवान में हैं, वैसी ही मिलती जुलती समस्याएं दुनिया के कई और कोनों में भी हैं, और उन्हें सुलझाने के लिए बड़े पैमाने पर कैसे सोचा जाता है। तो अगर हम उनके सफर को देखें तो इसमें 2 साफ मोड़ नजर आते हैं। पहला पड़ाव था एक टिपिकल कॉर्पोरेट डेवलपर का, फिर दूसरा एक बड़ा U-टर्न लेकर सामाजिक क्षेत्र में उतरना, जहां उन्होंने सरकार और NGOs के साथ काम किया। बिल्कुल। और इस दूसरे पड़ाव में एक और परत जुड़ती है 2015 में, जब वो सॉफ्टवेयर एजुकेशन एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कंपनी कई सरकारी विभागों, चुनाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। मतलब अब वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थे? नहीं, बल्कि एक ऐसे वेंडर की तरफ से काम कर रहे थे जो पूरे सिस्टम को सेवाएं दे रहा था। उन्होंने सिस्टम को हर एंगल से देखा, एक कर्मचारी के तौर पर, एक NGO कार्यकर्ता के तौर पर, और अब एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के तौर पर। ये तो एक बहुत ही विविध और जमीनी अनुभव लगता है, कॉर्पोरेट से लेकर सरकार और NGOs तक। हाँ, जमीनी तो है, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह सफर कितना मुश्किल रहा होगा। एक कॉर्पोरेट डेवलपर के काम करने का तरीका सरकारी सिस्टम से बहुत अलग होता है। हाँ, वहाँ की चुनौतियाँ, वहाँ की रफ्तार, सब कुछ अलग होता है। बिल्कुल। ये अनुभव आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं सिखाता, आपको धैर्य और विनम्रता भी सिखाता है। आपको असल समस्याओं से रूबरू कराता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प पड़ाव। 2017 में इतने सारे अनुभवों के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर स्वतंत्र रूप से काम करने का फैसला किया। फ्रीलांसर के तौर पर। हाँ, एक फ्रीलांसर। ये उद्यमिता की ओर उनका पहला कदम था। और यहीं से कहानी सीधे उस ऐप से जुड़ने लगती है जिससे हमने बात शुरू की थी। 2018 से उनकी प्रोफाइल दिखाती है कि उन्होंने मुख्य रूप से स्कूल ERP सॉल्यूशंस पे ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हाँ, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी संगठन के सारे कामों को एक ही जगह से मैनेज करने में मदद करता है। तो स्कूल ERP का मतलब हुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्कूल के सभी प्रशासनिक और अकादमिक कामों को आसान बनाता है। सही पकड़ा। जैसे एडमिशन, फीस कलेक्शन, अटेंडेंस, रिजल्ट बनाना, लाइब्रेरी मैनेज करना, ये सब कुछ। मतलब वो मुफ्त ऐप बनाने से बहुत पहले से ही व्यावसायिक तौर पर स्कूलों के साथ काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। ये कोई अचानक आया विचार नहीं था। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी कोई हॉबी नहीं थी, ये उनका मुख्य व्यवसाय बन रहा था। वो स्कूलों की समस्याओं को एक बिजनेस के तौर पर सुलझा रहे थे। और प्रोफाइल ये भी बताती है कि 2019 में उन्होंने पॉजिट्रॉन के साथ मिलकर अपने स्कूल ERP के कारोबार को और भी बढ़ाया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये एक सफल व्यवसायिक उद्यम था। तो अब हमारे पास तस्वीर के दोनों हिस्से हैं। एक तरफ एक सफल उद्यमी है जो स्कूलों को सॉफ्टवेयर बेचकर पैसे कमा रहा है, और दूसरी तरफ वही इंसान स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक ऐप बना रहा है जो पूरी तरह मुफ्त है। हाँ, इन दोनों बातों को एक साथ कैसे समझा जाए? ये तो विरोधाभासी लगता है। ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन शायद है नहीं। जब हम उनके पूरे करियर को देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम, NGO के साथ अनुभव, तो समझ आता है कि उनके अंदर सामाजिक प्रभाव डालने की एक गहरी इच्छा रही होगी। उनका स्कूल ERP सॉफ्टवेयर एक B2B प्रोडक्ट है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। वो स्कूलों की मदद कर रहे हैं, उनका प्रशासनिक बोझ कम कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों का समय बचता है, मैनेजमेंट बेहतर होता है। बिल्कुल। ये भी एक तरह का सामाजिक प्रभाव है। लेकिन फिर मुफ्त ऐप की क्या जरूरत पड़ी? यहीं पर B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर वाली सोच आती है।
उन्होंने शायद महसूस किया होगा कि स्कूलों का सिस्टम सुधारना एक बात है, लेकिन एक स्टूडेंट को सीधे तौर पर क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच देना वो एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा सीधी चुनौती है। अच्छा। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई टॉप रेस्टोरेंट का शेफ एक सफल रेस्टोरेंट चला रहा हो, लेकिन साथ ही वो एक सामुदायिक किचन भी चलाए जहां जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना मिले। हुनर वही है, यहाँ कोडिंग, लेकिन एक का मकसद व्यापार है और दूसरे का मकसद सीधी सेवा। तो क्या ये ऐप उनके जुनून का नतीजा है? मुझे लगता है ये जुनून से बढ़कर है, ये उनके अनुभव का निचोड़ है। टीचर एक लाइन कहती है जो अब बहुत ज्यादा मायने रखती है। पढ़ाई को बोझ मत समझो, उसे आसान बनाओ, रविकांत ऐप के साथ। हाँ, जब हम डेवलपर के इस पूरे सफर को देखते हैं तो ये लाइन सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं लगती, ये एक मिशन स्टेटमेंट लगता है। बिल्कुल। उन्होंने सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में देखा होगा कि अच्छी क्वालिटी के नोट्स और लेक्चर्स तक पहुंचना कितने सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर उन जगहों पर जहां संसाधन कम है। सही कहा। उनका ERP सॉफ्टवेयर उस समस्या को नहीं सुलझा सकता था। उसके लिए एक सीधा समाधान चाहिए था, एक ऐसा ऐप जिसे कोई भी डाउनलोड करे और पढ़ना शुरू कर दे, बिना पैसे की चिंता किए। तो आज हमने देखा कि कैसे रविकांत ऐप जैसा एक सरल और मुफ्त टूल असल में एक डेवलपर के 1 दशक से भी लंबे और घुमावदार सफर का नतीजा है। यह सिर्फ कोड और टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक कॉरपोरेट डेवलपर के सामाजिक क्षेत्र में उतरने, सरकारी सिस्टम की सच्चाइयों को समझने और फिर अपने उन सारे अनुभवों को लेकर एक उद्यमी बनने की कहानी है, जो मुनाफा कमाने के साथ साथ समाज को कुछ वापस देने का रास्ता भी खोज लेता है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण एक बहुत दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है, जिसपे सोचने की जरूरत है। स्रोत हमें बताते हैं कि डेवलपर व्यावसायिक रूप से स्कूल ERP और कस्टम सॉफ्टवेयर जैसी सेवाएं देते हैं और साथ ही ये मुफ्त ऐप भी चलाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और समाज को मुफ्त में ज्ञान बांटने की इस गहरी इच्छा के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस तरह का मुफ्त मॉडल सिर्फ एक जुनून है, या ये उनके मुख्य व्यवसाय को बढ़ाने की एक बहुत ही स्मार्ट लॉन्ग टर्म रणनीति है, जहां मुफ्त ऐप के जरिए वो एक ब्रांड और भरोसा बनाते हैं? या फिर ये दोनों का मिश्रण है? बिल्कुल। इस मॉडल के पीछे की असली प्रेरणा क्या है, ये सवाल हमें टेक्नोलॉजी, व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारी के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।